दोस्तों आपने टेलविंड्स और हेडविंड्स के बारे में सुना होगा। टेलविंड्स जो इक्विटी रिसर्च वाले हैं उसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि अगर हवा का रुख फ्लाइट के फेवर में है तो फ्लाइट ऑब्वियसली एक अलग तरीके से चलेगी, और हवा का रुख अगर फ्लाइट के अगेंस्ट है तो फ्लाइट अलग तरीके से चलेगी। और अगर हवा का रुख एक्चुअल में थोड़ा अलग है तो फ्लाइट को दौड़ने में और ज़्यादा एफर्ट लगेगा। हवा का रुख अगर फेवर में है तो ऑब्वियसली फ्लाइट को दौड़ने में कम एफर्ट लगेगा। ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है इक्विटी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए। मैं आज इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि कई ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनका हर समय कोई या तो टेलविंड चल रहा होता है या हेडविंड चल रहा होता है। और एज अ सेंसिबल इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करें जिसमें टेलविंड्स आने वाला है। बिकॉज टेलविंड्स क्या करता है, एक रफ्तार दे देता है एक सेक्टर को। और अगर आप सही सेक्टर में सही टाइम पे बैठ जाएं और उसमें से जो अच्छा स्टॉक है उसमें भी अगर बैठ जाए ना, तो ही एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है, बड़ा पैसा शेयर बाजार में बनता है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे सेक्टर रहे हैं जो टेलविंड्स जिन्होंने दिखाया है और अब वो काइंड ऑफ हेडविंड में चले गए। जैसे आईटी सेक्टर, वो पहले कोविड के बाद काफ़ी अच्छा एक टेलविंड पे था कि भाई चारों तरफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, टेक इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही थी, बट अचानक से आईटी सेक्टर के अंदर में हेडविंड आ रखा है, मतलब स्लो डाउन हो रहा है। चैट जीपीटी और एआई ने काफ़ी हद तक जो रिक्वायरमेंट है मैन पावर की वो कम कर दिया है, इत्यादि इत्यादि। आज मैं इस वीडियो के अंदर में एक ऐसे सेक्टर की बात करना चाहता हूँ जिसमें टेलविंड दिख रहा है, जो पिछले 3-4 साल से भी है और आने वाले 5 साल में ज़बरदस्त दिख रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक बड़ा प्लेयर इंडस्ट्री के अंदर में कदम रखता है ना, तो उसके कारण भी ये एक टेलविंड क्रिएट होता है। जैसे सीमेंट सेक्टर है जिसके अंदर में एक बड़ा प्लेयर अभी आ रहा है, और ओवरऑल सीमेंट सेक्टर के अंदर में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है इंडिया के अंदर में और क्योंकि बड़ा प्लेयर भी आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर में टेलविंड बन सकती है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन चैलेंजेस भी होते हैं कि अगर छोटा ही सेक्टर है, जैसे सीमेंट एक छोटा सेक्टर है, तो उसमें कोई बड़ा प्लेयर आएगा तो अल्टीमेटली जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उन्हीं का ही मार्केट शेयर उस बड़े प्लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो टेलविंड का रियल फ़ायदा कब होता है, जब पूरा बिजनेस के अंदर में एक उछाल आ जाए, बड़ा अपॉर्चुनिटी का मौका मिल जाए। और बहुत टफ है ऐसा सेक्टर आइडेंटिफाई करना, काफ़ी पढ़ना पड़ता है, काफ़ी लोगों की सुनना पड़ता है, और तब जाके ऐसा सेक्टर मिलता है कि अरे यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है, क्यों ना इस पे दिमाग लगाया जाए। दोस्तों मैंने ना इन्वेस्टमेंट थीम्स के ऊपर में बहुत वीडियोस बनाए हैं। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे, और ऑन एंड ऑफ बनाता रहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर पीरियडिकली मैं आपको एक थीम दूँ। अगर आप देखो, मैंने ट्रेडिंग व्यू के अंदर में, जस्ट मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन में, यहाँ पर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट थीम्स के अराउंड में स्टॉक्स को मेंशन किया था। जैसे ईएमएस थीम है जहाँ पर स्टॉक्स लाइक अंबर, डिक्सन, ये सब को मेंशन किया था। देन फ्लोरिनेशन थीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम है, पाइप्स की थीम है जो वाटर पाइप है, उस पर मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे ना, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ताकि आप इन्वेस्टमेंट थीम्स, जिन थीम्स पे मैं कन्विंस होके फिर उसके बाद स्टॉक्स के अंदर में मोमेंटम इन्वेस्टिंग करता हूँ, ये थीम्स के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। तो उसी सीरीज का पार्ट है ये वीडियो, जहाँ पर मैं एक और थीम लेके आया हूँ जो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा टेलविंड बन सकता है, और उस थीम का नाम है प्रॉक्सी प्ले टू फाइनेंशियलाइजेशन ट्रेंड इन इंडिया। देखिए ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फाइनेंशियलाइजेशन का ट्रेंड इंडिया में बहुत दिनों से चालू है। इनफैक्ट मैं कहता हूँ इसका जो सीड रखा गया था वो डिमोनेटाइजेशन था, क्योंकि उसके बाद से ही एक सोच डेवलप हुई कि करेंसीज को हटाओ और ऑनलाइन ट्रांसफ़र में आओ। तो यूपीआई, आधार, ये सारे जो है ट्रिनिटी, इन सब को लेके ही एक ट्रेंड डेवलप हुआ फाइनेंशियलाइजेशन का। और इसका बहुत बड़ा इम्पटस मिला फाइनेंशियलाइजेशन का जब नए नए इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेती रही और नए नए तरीके से इस फाइनेंशियलाइजेशन को प्रमोट करती रही। आज के वीडियो के अंदर में मैं आपको एक बहुत ही बड़े प्लेयर की एंट्री की बात करना चाहता हूँ। इसका नाम है जियो फाइनेंशियल्स। दोस्तों ये जियो जो है ना, ये है तो धन धनातन। और जिस दिन से जियो लॉन्च हुआ, जिस दिन से इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया, जिस दिन पहला कम्युनिकेशन मुकेश भाई ने किया कि मैं ये करने जा रहा हूँ, उसी दिन से एक इंटेंट क्लियर हो गया था कि ये इतना बड़ा सेटअप होने वाला है कि छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी इसके अंदर में हो जाएगी। चालू तो किया था एक जियो कनेक्टिविटी से,
फ़ोन कनेक्टिविटी से, डेटा कनेक्टिविटी से, बट धीरे धीरे ये इतने डोमेन्स में फैल जाएगा, बिकॉज फ़ोन और डेटा अगर आपके पास आ गया, इसका मतलब आप सबसे पास हो गए, और अगर आप सबसे पास हो गए तो उसका फ़ायदा आप बिजनेस में मल्टीपल तरीके से उठा सकते हैं। तो बात करते हैं आज इस प्रेजेंटेशन में, डिटेल प्रेजेंटेशन होगा, ये पीपीटी भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको पता रहे कि मैं इस बात से आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये वीडियो चालू करने के पहले थैंक यू बोलता हूँ मेरी टीम को, मेरे टीम मेंबर्स को, जो मेरे लिए बहुत एफर्ट करते हैं ताकि मैं इस तरह का पीपीटी और कंटेंट आपके लिए बना सकूं। पर्टिकुलरली कुछ नाम हैं जो कि बहुत बहुत एक्साइटिंग है, वो सुन रहे हैं तो वो डेफिनेटली समझ गए होंगे। जियो की बात करें कि जियो जो फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल सर्विसेज में आ रहा है, इसका क्या रिलेवेंस है, इसका क्या इम्पैक्ट है। देखिए, रिलायंस नाम जो है घर घर नाम है, हम सबको पता है कि रिलायंस एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है और अभी उसने डिमर्ज किया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को, जो कि अभी हाल फिलहाल में लिस्ट भी हो गया। ऑल्दो प्राइस नीचे जा रहे हैं क्योंकि अभी परसीव किया जा रहा है कि वो बहुत महंगा है, बट देखिए अगर आप 10 साल का व्यू लेते हैं किसी चीज़ में तो उसका परसेप्शन ऑफ वैल्यूएशन बहुत चेंज होता है। अगर आप 1 साल का व्यू लेते हैं तो परसेप्शन ऑफ वैल्यूएशन बहुत चेंज होता है। तो ये पीपीटी के कुछ कुछ पॉइंटर्स मैं लूँगा, इंग्लिश में हैं तो जिनको इंग्लिश चाहिए वो ले ले, और हिंदी में मैं कोशिश करूँगा हर बात को पीपीटी में आपको बताऊँ। तो कंपनी ये जो जियो फाइनेंशियल्स क्रिएट की गई है, इसमें कंपनी लोन का काम करेगी, एसेट मैनेजमेंट का काम करेगी, इंश्योरेंस का काम करेगी, और बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो उनके लिए रेलिवेंट है, उन सब में धीरे 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 उतरेगी। तो इसका मतलब अब जियो फाइनेंशियल जो है वो एक मैसिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट के रूप में इमर्ज होगा। एसेट मैनेजमेंट जो कि एक म्यूचुअल फंड है, उसके लिए ब्लैक रॉक जो कि दुनिया का वन ऑफ द टॉप 2 एसेट मैनेजर माना जाता है, उसके साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की है और दोनों ने मिलके कुछ पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हैं, जिसके बारे में बात करूंगा। यहाँ पर मेंशन भी है 150 बिलियन डॉलर दोनों ने मिलके इसमें इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट किया है। फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो रिलायंस का इंटेंट बहुत पहले से था। जैसे मैं कह रहा हूँ, जब भी जियो की बातचीत ही चालू हुई थी और उसके पहले रिलायंस ने पेमेंट बैंक के लिए अप्लाई भी किया था 2015 में, तभी से इंटेंट मुकेश भाई ने दिखा दिया था कि मुझे तो इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट क्रिएट करना है। और मुझे लगता है कि ये एक्शन जो है अब क्लियर कट आते हुए दिख रहा है। तो कैसे जियो जो है वो अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का क्रॉस सेलिंग में अपने इकोसिस्टम को यूज़ करेगा। सबसे पहली बात है, जियो के पास में टेलीकॉम बिजनेस है तो उसके पास कस्टमर का डेटा है, उनको सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमारे एसएमएस से उनको पता लग जाएगा ना कि हम कितना रुपया ले रहे हैं, कितना पेमेंट कर रहे हैं, कितना बकाया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास में है। प्लस उनका जो रिटेल और B2B बिजनेस है, उससे उनको इंडिया का जो सबसे बड़ा बेस है बिजनेसेस का, वो है एसएमई सेगमेंट, एसएमई जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल MSME सेगमेंट है, उसके बारे में उनको पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो वो जब लेंडिंग करेंगे उन बिजनेसेस को, तो उनके लिए लेंडिंग बुक को बिल्ड करना, मैनेज करना और एफिशिएंटली इसको डिस्पर्स करना, ये बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए, बिकॉज इतना कुछ इन्फॉर्मेशन उनको सबके बारे में है। जैसे गूगल को दुनिया में सबके बारे में इन्फॉर्मेशन है, मेटा को दुनिया में सबके बारे में इन्फॉर्मेशन है, वैसे ही जियो को या रिलायंस इकोसिस्टम को हमारे सबके बारे में सब कुछ पता है। दूसरी बात, रिलायंस जो है वो, क्योंकि इसके पास इतना पैसा है, इतना डीप पॉकेट है, तो उसके लिए इस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म सस्टेन करना भी उतना टफ नहीं होगा। और जो इसका रिटेल बिजनेस है जो ऑलरेडी काफ़ी हद तक पेनिट्रेटेड है, हाँ, इंडिया का जो रिटेल बिजनेस है उसका 3% जो है वो ऑलमोस्ट रिलायंस रिटेल के थ्रू पेनिट्रेट हो रखा है। और उसका जो सुपर ऐप है जियो, माई जियो सुपर ऐप, उसमें हम सभी एक्टिव है, महीने में एक बार तो जाते ही हैं पेमेंट करने कुछ ना कुछ। तो जो बेस क्रिएट कर दिया अब रिलायंस ने जियो के माध्यम से, वो अनपैरेलल है और उसको बीट करना इज, आई डोंट थिंक सो, ये एक मोट भी नहीं है, ये सुपर मोट के रूप में अब इस्टेब्लिश हो गया। ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने जो ज्वाइंट वेंचर किया, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि ब्लैक रॉक जो है वो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजर्स है, जो इंडिया में 2018 में चला गया था और अभी आज के रेट में 1200 करोड़ दोनों एंटिटीज इसमें इन्वेस्ट करिए। तो 1200 करोड़ रिलायंस करिए, जियो करिए, 1200 करोड़ जो है ब्लैक रॉक करिए। ब्लैक रॉक जो है वो पैसिव फंड मैनेजमेंट में बहुत बड़ा नाम है दुनिया में। पहले वो DSP मेरिल लिंच के साथ में वो लोग
डीएसपी के साथ में मिलके वो लोग एक्टिव फंड मैनेजमेंट भी करते थे, उनका म्यूचुअल फंड लाइसेंस था, बट उससे वो लोग आउट हो गए थे 2018 में, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस हो रहा था इंडिया में, जैसे कंप्लायंस चैलेंजेस थे, जैसे जो फंड मैनेजर्स के ओरिएंटेशन थे वो बहुत डिफरेंट थे। ब्लैक रॉक लार्जली डेटा ड्रिवन सिस्टमैटिक फंड मैनेजमेंट बिलीव करता है, वेरेज इंडिया के अंदर में उस समय जो फंड मैनेजमेंट था वो फंड मैनेजर ओरिएंटेड डिस्क्रिशनरी फंड मैनेजमेंट ज़्यादा था। तो फिलोसॉफिकली कहीं ना कहीं उनके डिफरेंसेस थे इंडियन पार्टनर के साथ में, इसीलिए ब्लैक रॉक ने जो है यहाँ से एग्जिट कर लिया था। अगर आप ब्लैक रॉक का सोच देखोगे ना तो प्योर रूल बेस्ड सिस्टमैटिक फंड मैनेजमेंट, तो इसीलिए क्योंकि ये डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस उन्होंने ग्लोबली क्रिएट किया, इनके लिए स्केल अप करना भी बहुत इजी हो गया, इसलिए वन ऑफ द टॉप 2 एसेट मैनेजर्स ग्लोबली में ब्लैक रॉक का नाम आता है। मैंने कुछ बातें यहाँ पर लिखी है कि क्यों ब्लैक रॉक ने इंडियन बिजनेसेस से एग्जिट किया। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप पीपीटी डाउनलोड कर लीजिए, मैं सारी बातें वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, बट मोटा मोटी आप मान लीजिए कि उस समय परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि जितने भी ये मल्टीनेशनल फंड मैनेजर्स थे, चाहे वो ब्लैक रॉक है चाहे फिडेलिटी है, जितने भी थे उन्होंने एग्जिट मार दिया था, बिकॉज एक तो पैसे नहीं बन रहे थे, दूसरा ओवरऑल बिजनेस या एनवायरनमेंट जो है उतना कंड्यूसिव नहीं था, और एसेट मैनेजमेंट बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था उस पेस में जिस पेस में शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्रो करेगा। लेकिन अब वो सिनेरियो चेंज हो गया है और डेफिनेटली बहुत बड़ा ग्रोथ दिख रहा है ये पूरे स्पेस में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, इंक्लूडिंग एसेट मैनेजमेंट में, और आने वाले दिनों के अंदर में हमको बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा इफ़ वी आर अ सर्विस प्रोवाइडर इन दिस डोमेन। एक क्विक स्नैपशॉट करते हैं इंडिया का अभी फाइनेंशियल मार्केट का क्या डेटा है, तो तकरीबन 14% CAGR से इंडियन मार्केट ग्रो कर रहा है। पहले 4,613 कंपनीज होती थी, जो अभी FY23 में 6,466 कंपनीज हो गई है। हाँ, इट इज़ नॉट ईजी, इतनी कंपनीज है इंडिया के अंदर में, तो अगर आप चाहो ना तो कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। टोटल डीमैट अकाउंट जो कि तकरीबन 2.8 करोड़ हुआ करता था मार्च 17 तक, अभी तकरीबन 11.5 करोड़ मार्च 23 तक, और अभी रिसेंटली डेटा आया था वो ऑलरेडी 12.5 करोड़ हो चुका है, मतलब 26% CAGR। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसका जो बेस है वो तकरीबन अभी 45 लाख करोड़ हो गया है, जो कि मार्च 23 में तकरीबन 40 लाख करोड़ था। ये 14% CAGR से ग्रो कर रहा है। और SIP जो है, जो कि मुझे लगता है एक लाइफलाइन बन गया है ये पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम का, जो कैंपेन म्यूचुअल फंड सही है के थ्रू काफ़ी बड़ा हो गया, ये 24% CAGR से ग्रो कर रहा है, और वो ऑलमोस्ट 1560 बिलियन रुपी के करीब करीब आ चुका है, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। और सेंसेक्स और निफ्टी तो आपको पता ही है अभी ऑल टाइम हाई लेवल पे आ चुके हैं। जो अगर आप ट्रेंड देखोगे, जैसा कि SIP का मैंने कहा कि कांस्टेंट बेसिस पे SIP फ्लो बढ़ता जा रहा है, और मंथली बेसिस पे अभी तकरीबन 15,000 करोड़ का SIP मार्केट में चालू है, और ये बढ़ेगा ही, ये कम नहीं होने वाला, बिकॉज ये आदत है, और ये एक डिसिप्लिन है, ये एक अच्छी आदत है जो मैच्योर इन्वेस्टर्स इंडिया में अब आगे आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं उनको समझ में आ गया कि चाहे 500 रुपये का SIP या 50,000 रुपये का SIP बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरे म्यूचुअल फंड के जर्नी के अंदर में। अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ देखोगे तो AM कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। ये कुछ डेटा पॉइंट्स मैंने आपके लिए पार्क कर दिया ताकि आपको पता रहे कि जितना भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, इट इज़ अ डेटा बेस, डेटा बैक्ड एनालिसिस, इट इज़ नॉट अ रैंडम एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ। म्यूचुअल फंड का ग्रोथ आपको दिख ही रहा है कि भाई म्यूचुअल फंड फोलियोज भी ग्रो कर रहा है, 15 करोड़ के करीब म्यूचुअल फंड फोलियोज हो चुके हैं, और तकरीबन 12 करोड़ के करीब डीमैट है, और मोटा मोटी एक्टिव इन्वेस्टर बेस देखोगे इंडिया में तो 4-1 करोड़ है। मतलब फोलियोज तो हमारे यहाँ बहुत होते हैं, एक इन्वेस्टर के तकरीबन 3-4 फोलियोज होते हैं, तो अगर यूनिक इन्वेस्टर बेस देखोगे तो इंडिया में तकरीबन 4 करोड़ है, जो कि नंबर बहुत ही बढ़ेगा, ये बहुत ही छोटा नंबर है। अगर आप LIC के पॉलिसी होल्डर्स का नंबर देखो तो 25 से 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स है LIC के। हाँ, अगर आप बैंक अकाउंट देखो तो तकरीबन हम लोग 100 करोड़ बैंक अकाउंट में जा चुके हैं, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में या डीमैट के अंदर में यूनिक इन्वेस्टर खाली 4 करोड़ है, विच इज़ क्वाइट अ लेस अमाउंट। आई थिंक देयर इज अ बिग पोटेंशियल इंडिया हैज़, और जो बिजनेसेस इस पोटेंशियल को केटर टू करेंगे उनमें बहुत पोटेंशियल, जैसे स्टॉकेज है वो भी तो आपके साथ लगा हुआ है ना, ताकि आप और बेटर करें, और आप अच्छा करेंगे तो हम भी अच्छा करेंगे। ओवरऑल अगर आप पेनिट्रेशन देखें कि इंडिया का डोमेस्टिक सेविंग रेट एज द एवरेज ऑफ वर्ल्ड, तो हम अभी भी
तकरीबन 29% में है। अगर सिंगापुर देखोगे तो सबसे ज़्यादा है, चाइना देखोगे तो उसके बाद है, इंडोनेशिया देखोगे तो उसके बाद है। तो अभी भी स्कोप है कि हम अपने सेविंग्स को और बेटर चैनलाइज कर सकते हैं, और वो सेविंग्स को इक्विटी के अंदर में डालने का तो बहुत स्कोप है। अगर आप ओवरऑल सेविंग्स का परसेंटेज देखोगे तो इक्विटी के अंदर में, जो कि इस ग्राफ में दिख रहा है आपको, इक्विटी के अंदर में बहुत ही नॉमिनल है, तकरीबन 10% के करीब है FY22 के अंदर में, 1.9% के करीब है, सॉरी, FY22 के अंदर में। और सबसे ज़्यादा पैसा अभी भी आज के रेट में 27% जो है वो FDs के अंदर में पड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पैसा बैंकिंग सिस्टम से निकल के अच्छे फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर में जाएगा, तो किस तरह के एसेट्स में पैसे घुसेंगे। म्यूचुअल फंड डेफिनेटली एक बहुत बड़ा साधन है रिटेल आम इन्वेस्टर का पैसा सेविंग्स को चैनलाइज करने का फाइनेंशियल एसेट्स में। जियो क्या चाहता है भाई? जियो ये चाहता है कि ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, जो कि अभी खाली 16% ऑफ जीडीपी है, तकरीबन 16% ऑफ जीडीपी है, और दुनिया के अंदर में ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है बहुत हाई है, मतलब 63%, 70% ऑफ द जीडीपी तक है उसका स्केल एंड साइज। इंडिया में भी ये होगा, तो जियो चाहता है कि वो लीडर बन जाए और ये पूरे प्रोसेस के अंदर में कैटलिस्ट बन जाए, ताकि ये जो इंडस्ट्री यहाँ से 2 गुना 4 गुना होने वाली है, उसमें जियो जो है इस इंडस्ट्री का लीडर बन जाए। ठीक है, तो कुछ कुछ इनसाइट से इस पीपीटी के अंदर में मैंने मेंशन किए, जैसे जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है अभी आज के रेट में वो आ रहा है जो B30 सिटीज़ एंड बियॉन्ड, मतलब जो छोटे शहर है ना, वहाँ से सबसे ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है। और जियो तो देखिए छोटे से छोटे शहर में पहुँच चुका है। तो जो बड़े ब्रांड है वो बड़ी बड़ी शहर में इस्टेब्लिश है, बट जो रियल छोटे शहर है, मतलब भारत है, भारत का जो ग्रोथ है वो जियो ने क्रिएट किया, और जियो का जो फाइनेंशियल सर्विसेज का ग्रोथ है वो भारत क्रिएट करेगा। तो मुझे लगता है ये कोई छोटी मोटी स्टोरी नहीं है, ये बहुत ही बड़ा स्टोरी है, और इस स्टोरी को हमको छोटे दिनों के लिए नहीं देखना चाहिए कि जियो गिर गया 5%, 10%, हो सकता है यहाँ से 50% गिर जाए जियो स्टॉक्स। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इस इंडिया स्टोरी में, फाइनेंशियल सर्विसेज स्टोरी में बिलीव करते हैं और ये ग्रोथ होने वाला जो है उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो जियो फाइनेंशियल एक ऐसा स्टॉक है जो कि प्रॉक्सी प्ले हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर भाव में हर स्टॉक अच्छा है, तो सही भाव का आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, सही मोमेंटम जब आए तब पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। तो थीम में स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रखो, लेकिन पार्टिसिपेट तभी करो जब उसके अंदर में मोमेंटम आए। यही तो मेरा थीम है, मैं हमेशा आपको यही सिखाता हूँ। तो कुछ स्टॉक्स है जो उसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं। जियो फाइनेंशियल एक स्टॉक है जो ऑब्वियसली बेनिफिशियरी हो सकता है। उसके अलावा कुछ स्टॉक्स है जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, अगेन अ डिस्क्लेमर, इनमें मेरा भी पोजीशन हो सकता है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म स्टोरीज है, और मैं लॉन्ग टर्म स्टोरीज में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करता हूँ जब उनमें मोमेंटम आता है। जब आएगा मोमेंटम मैं पार्टिसिपेट करूँगा, अगर मोमेंटम नहीं आया और नहीं है तो फिर मैं एग्जिट कर जाऊँगा। तो कुछ स्टॉक्स मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, जैसे कैम्स एक स्टॉक है जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक ट्रांसफ़र एजेंसी जो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि ये जो जितना भी बैकएंड है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का फोलियो मैनेज करना, उसको कम्युनिकेशन करना, ये सारा जो काम है ये कैम्प्स करता है एज अ रजिस्ट्रार, एज अ RTA ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। इसका ऑलमोस्ट 69% मार्केट शेयर है इस डोमेन के अंदर में। प्लस अभी अकाउंट्स एग्रीगेशन फ्रेमवर्क और बहुत कुछ आ रहा है, बहुत इनोवेशन हो रही है फाइनेंशियल सर्विसेज में इंडिया के अंदर में, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर में, इंडिया के अंदर में। तो कैम्प्स वगैरह जो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठे हैं, डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा जैसे जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंडिया में ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो ये एक स्टॉक है जिसको हम कंसिडर देख सकते हैं, थीम का पार्ट है। दूसरा केफिन टेक्नोलॉजीज, ये भी अगेन एक कंपनी है जो कि रजिस्ट्रार ही है। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड जो फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है उनको सपोर्ट करते हैं। ये कार्वी फिनटेक पहले हुआ करता था, कार्वी का कोलैप्स हुआ, केफिन बन गया है। मैंने देखा रिलायंस का जो रजिस्ट्रार है कंपनी का वो भी केफिन है। तो चांसेस बहुत हाई है कि जियो अगर बड़ा होगा तो केफिन को ही फॉलो ऑन बिजनेस काफ़ी मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसको देखना चाहिए। अगेन नो रिकमेंडेशन, खाली मैं यही बोलता हूँ कि आप इसको एटलीस्ट ट्रैकिंग में डालिए। तीसरा कंपनी है एंजल वन। एंजल वन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। ये एक इंडिया का लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकिंग स्पेस में बहुत बड़ा प्रॉक्सी है, क्योंकि ज़ीरोधा, अपस्टॉक ये सब लिस्टेड नहीं है, तो मुझे लगता है एंजल वन को इसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है। प्लस एक सुपर ऐप के रूप में इमर्ज हो रहा है, एक सुपर फर्म के रूप में इमर्ज हो रहा है, तो इसके थ्रू अब बहुत ज़्यादा आप देखोगे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में फैलेगा, बिकॉज इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, इनके पास में टेक्नोलॉजी बेस भी है, और इनके पास में पैसा कमाने का साधन भी है। तो ये एक अच्छा
ब्रोकिंग फर्म के रूप में इस्टेब्लिश हो गया है और बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम के साथ में अपने आप को इसने बड़ा भी कर लिया है। तो इसको भी ट्रैक में रखना चाहिए। और BSE लिमिटेड, मुझे लगता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ मल्टी बैगर। ये बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। इसका जो BSE स्टार प्लेटफॉर्म है जो म्यूचुअल फंड को पूरा फैसिलिटेट करवाता है, इसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। प्लस BSE में F&O ट्रेडिंग भी चालू हो गया है और उनके जो नए MD है वो काफ़ी प्रोएक्टिव है, तो वो भी अच्छा कर रहा है। पर मुझे लगता है ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद ही नहीं हो सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म के अंदर में आदमी को सिस्टमैटिकली पैसे इन्वेस्ट करने हैं कहीं पे, तो ये सब स्टॉक्स में कर सकते हैं, यहाँ पर पैसा लगना नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अगेन रिकमेंडेशन ही दे रहा हूँ। हाँ, मैं सेबी रजिस्टर हूँ। देखिए मैंने नीचे अपना सेबी का, मेरी कंपनी का सेबी का लाइसेंस का नंबर ही यहाँ दे रखा है। मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि लॉ के आधार पे ही काम करना है, कुछ भी अगेंस्ट द लॉ नहीं करना है। तो आप भी इस चीज़ को माइंडफुल रखिएगा। और CDSL ये एक कंपनी है जो कि डीमैट के अंदर में बहुत बड़ा नाम है। NSDL का IPO भी आने वाला है, बट CDSL सबसे बड़ा है, एफिशिएंट है और सारे ब्रोकर्स के साथ इंटीग्रेटेड है। तो ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसको हमको माइंड में रखना चाहिए। देखिए डिटेल्स जो है वो आपको PPT डाउनलोड कर लीजिए, इसमें मिल जाएगा इन केस यू वांट मोर डिटेल्स। बाय द वे, अगर आपने देखा होगा तो मैंने AMCs का नाम नहीं लिया है। जो एग्जिस्टिंग AMCs है लिस्टेड है, मैंने उनका नाम नहीं लिया है। देखिए उसमें दो बातें हैं, इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली HDFC AMC को भी फायदा होगा, सबको फायदा होगा। लेकिन जियो आने से कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रप्शन तो आएगा इंडस्ट्री में। तो इनका जो रेवेन्यू है, आरपू जो है वो धीरे धीरे कम होगा। बेस बहुत बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स बहुत बढ़ेंगे, बट आरपू धीरे धीरे कम होगा। तो यस, इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, हमको ट्रैक करना चाहिए इन स्टॉक्स को, पर्टिकुलरली जो लीडर्स हैं इंडस्ट्री उनको ट्रैक करना चाहिए। बट मुझे लगता है जो फैसिलिटेटर है उनमें ज़्यादा वैल्यू मिलेगी रादर देन जो मैन्युफैक्चरर है। आप बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बट हम ट्रैकिंग के अंदर में उन सब स्टॉक्स को भी रखेंगे। तो चलिए अब अपना अपना ट्रैकर लिस्ट बना लेते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर में। तो यहाँ पर मैं एक सेक्शन ऐड करता हूँ, ऐड सेक्शन, और इस सेक्शन को मैं लिख देता हूँ MF ग्रोथ। ठीक है, उसी थीम पे हम काम कर रहे हैं अभी। और स्टॉक ऐड करते हैं। चलिए सबसे पहले स्टॉक ऐड कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल्स। अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आप जाके इन्वेस्ट कर दीजिए, नॉट एट ऑल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप इसको एटलीस्ट अपने ट्रैकर में डालिए, बिकॉज पता नहीं है ना कब स्टॉक मोमेंटम जनरेट करेगा और आप उस मोमेंटम को पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा स्टॉक जो अपन ने डिस्कस किया वो है कैम्प्स, इसको अपने डाल लेते हैं। तीसरा स्टॉक अपन लोगों ने जो डिस्कस किया है वो है केफिन टेक्नोलॉजी, तो इसको डाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन लोगों ने और क्या डिस्कस किया, कैम्स है, केफिन है, एंजल डिस्कस किया, तो इसको डाल लेते हैं। ठीक है, फिर क्या डिस्कस किया अपन लोगों ने, BSE डिस्कस किया, इसको डाल लेते हैं। और फाइनली अपन लोगों ने CDSL डिस्कस किया, इसको भी डाल लेते हैं। ठीक है, एक और चीज़, कुछ AMCs भी डाल लेते हैं ताकि अपने ट्रैक कर पाए उनमें क्या हो रहा है। बिकॉज AMCs अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर बाकी कंपनीज का भी स्टॉक परफॉर्म करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ स्टॉकेज में सेक्टर में चलते हैं और यहाँ पर ढूंढते हैं एसेट मैनेजर्स। तो एसेट मैनेजर्स कौन कौन है, ये पूरा एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है। अब इसके अंदर में कौन कौन से स्टॉक है, HDFC, निपॉन, आदित्य बिरला, UTI। तो HDFC, निपॉन, सॉरी ये तो 20 ऐड हो गया, माफ कीजिएगा, आदित्य बिरला मनी, आई थिंक ये आदित्य बिरला सन लाइफ, माफ कीजिएगा, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC। NSE में इसका दिख नहीं रहा, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, जस्ट अ मिनट। चलिए इसका BSE का एक बार ऐड कर लेते हैं, बाद में मैं देख लूँगा। उसके बाद है UTI, साथ साथ में कुछ हम लोग वेल्थ मैनेजर्स को भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वेल्थ स्पेस में भी एक्टिविटी रहेगी। तो जैसे 360 एक वेल्थ, IIFL वेल्थ जो पहले हुआ करता था वो 360 है। अच्छा ये भी देखिएगा कि कुछ कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है लेकिन प्रॉक्सी प्ले हो सकता है, जैसे JM फाइनेंशियल है। अब देखिए जियो आया है तो हो सकता है कि जियो कुछ एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड को खरीद ले,
क्योंकि लाइसेंस लेंगे, आएगा, टाइम लगेगा, अभी जो अवेलेबल होंगे उनको खरीद सकता है। तो कुछ ऐसे एएमसीज है जो शायद अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अभी मार्केट में, हो सकता है कि उसको खरीदने में जियो का इंटरेस्ट हो जाए, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। वेल्थ के अंदर में IIFL वेल्थ का नाम तो चेंज हो गया, बट मुझे भी याद नहीं आ रहा है वो किस, टिकर इसका याद नहीं आ रहा है। आनंद राठी वेल्थ, तो ये सब कुछ कुछ वेल्थ फर्म है, इनको अपने को ट्रैक करना चाहिए। IIFL वेल्थ 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 वेल्थ, चलिए इसको बाद में ऐड कर लूँगा मैं। आनंद राठी वेल्थ, तो ये इतने सारी कंपनीज है जिनको मेरे को ट्रैक करना है, प्लस और भी कुछ कुछ मैं ऐड कर दूंगा। इनफैक्ट मैं एक काम करूंगा, ये जो पूरा लिस्ट है ना, इस लिस्ट को मैं पब्लिक कर देता हूँ। चलिए इसको मैं शेयर करके, ये कॉपी लिंक, तो ये लिंक मैं आप सबको दे दूंगा, इस वीडियो के नीचे में मिल जाएगा, ताकि ये जो पूरा नाम है ये आपको एज इट इज़ ही आप अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर में पुल कर सकते हैं। इससे क्या आपका काम थोड़ा ईजी हो जाएगा, आपके लिए मेहनत मैं कर ले रहा हूँ, आप अपना थोड़ा बहुत मेहनत कर लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, आपको बेसिकली ये स्टॉक्स को ट्रैक करना है, और जब भी इन स्टॉक्स में से कोई स्टॉक में आपको मोमेंटम दिख रहा, मोमेंटम कैसे देखते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगेन नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, हो सकता है मेरा इस स्टॉक में पोजीशन है, CDSL में देख लीजिए, ये वीकली बेसिस पे स्टॉक में स्ट्रेंथ है, और ये डेली बेसिस पे अभी इसमें वीक मोमेंटम है, बट अगर ये इसके ऊपर चल गया तो इसमें अच्छा खासा मोमेंटम आ जाएगा, तब मैं इसमें पोजीशन बिल्ड करूंगा, नहीं तो मैं इस स्टॉक में अभी पोजीशन बिल्ड नहीं करूंगा। जियो फाइनेंशियल देखिए अभी नीचे है, तो अभी हम पोजीशन नहीं बिल्ड करेंगे, थोड़ा इसको रिवर्सल देने दीजिए, थोड़ा मोमेंटम आने दीजिए, उसके बाद हम इसमें पोजीशन बिल्ड करना होगा तो हम इसमें पोजीशन बिल्ड कर लेंगे। ऑलराइट दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और फर्दर डिटेल अगर आपको सीखना है तो ऑब्वियसली PPT डाउनलोड कर लीजिए, और मेरे साथ अगर रियल टाइम जुड़ना है तो स्टॉकेज क्लब, बिकॉज मैं अपने क्लब मेंबर्स के लिए बहुत कुछ करता रहता हूँ, और आप अगर मेरे क्लब का पार्ट बनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ बाय बाय, टेक केयर।